आज हम इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके भी काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं। संक्रामक रोगों में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से संक्रामक रोगों के कारक हैं, यानी जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया इत्यादि, ये सब हम पढ़ेंगे। और इसके बाद मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है, वो फैलते कैसे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। फैलने के बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि वो कई जो डिजीजेज हैं वो किसी खास प्रकार के ऑर्गन पर ही अटैक करती हैं, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनके क्या सिद्धांत है, और रोगों की रोकथाम के भी क्या सिद्धांत है। तो इस तरीके से ये जो आपका लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आजकल जैसा लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, ये कुछ चीज़ें आपको समझने में यहाँ से बड़ी सहायता मिलेगी, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और समय की मांग वाला चैप्टर भी है। आप इसे ध्यान से पढ़ें। तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीजेज, संक्रामक रोगों के अंदर हम पढ़ते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी जिन रोग कारकों के कारण रोग फैलता है। तो उसमें मुख्य जो हमने पढ़े थे, ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो होते हैं सामान्यतः। तो उनमें आप देख पा रहे हैं कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये सारे हैं। और इसके अलावा क्या होता है, फंजाई भी होता है। फंजाई भी माइक्रोस्कोप से ही हम उसे देख पाते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल किंगडम से संबंधित है। और एनिमल में कुछ इसको जो प्रोटिस्टा में भी लेते हैं, तो एनिमल्स के साथ इसकी आप स्टडी करते हो वो। और फंजाई जो है, फंजाई भी एक अलग किंगडम है, लेकिन आप इसको प्लांट्स के साथ आगे स्टडी करते हो। तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा कुछ वर्म्स भी हैं। ठीक है, वर्म्स यानी कीड़े, जिनकी वजह से रोग होता है। तो एक एक मैं इनका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। बैक्टीरिया से जैसे कई रोग होते हैं। जैसे आपकी बुक में जो रोग दिए हुए हैं, आप उनको भी देख लेवें। न्यूमोनिया है जो इससे होने वाला रोग है। वायरस के अंदर जो अभी आजकल चल रहा है कोरोना, वो वायरस से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ से जो है वो स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, ये रोग होने वाले हैं। ठीक है, फंजाई से दाद, खाज खुजली, सामान्यतः त्वचा के रोग इससे होते हैं। और कीड़ों से जो है पेट संबंधी रोग होते हैं, जो कि खास तौर से एस्केरियसिस जो पाया जाता है मानव के अंदर, वो इसका उदाहरण है। तो एक बार फिर से देख लें, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई और वर्म्स, ये सारे के सारे डिजीज फैलाने वाले सामान्य एजेंट्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी अगर आप इनका साइज देखो कि ये बैक्टीरिया का जो मैंने साइज बनाया हुआ है, ये साइज बहुत छोटा है, 5 माइक्रोमीटर का है। माइक्रोमीटर का मतलब क्या है कि 10 की पावर -6, यानी अगर आप 1 मीटर के अंदर इसका भाग दोगे तो इसका साइज आएगा, बहुत छोटा साइज होता है। तो ये 5 माइक्रोमीटर का है। वायरस को तो हम जो है वो सामान्य कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं पाते हैं, इसको तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखना होता है। प्रोटोजोआ के अंदर ये जो दिया हुआ है, ये एक प्रोटोजोआ की इमेज है, ये आपकी बुक के अंदर दी हुई है। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू खींची हुई जो इमेज है, वो आपकी बुक के अंदर है, जो कि ट्रिपेनोसोमा की इमेज आपकी बुक के अंदर दी हुई है। ये एस्केरिस है, ये लगभग जिस साइज में आपको ये दिख रहा है लगभग उसी साइज का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ रोगों के जो उदाहरण आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ बताए हुए हैं। वायरस से कौन कौन से रोग, कॉमन कोल्ड, सामान्य खांसी जुकाम जो होता है वो, डेंगू फीवर जो है, डेंगू बुखार, एड्स है, कोरोना जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। इधर बैक्टीरिया में देखिए, बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी होती है, और कोलेरा यानी हैजा होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, काला आजार होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। फंजाई से स्किन डिजीज यानी त्वचा के रोग होते हैं, वर्म से एस्केरियसिस होते हैं। ये सारे के सारे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनको पढ़ना जरूरी क्यों है। जब ये रोग इनसे होते हैं, इन रोग कारकों को, फंजाई को, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। इसके लिए मैं आपको सही जवाब से बिल्कुल संतुष्ट करूंगा।
जरा देखिए, अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो हमारे रोग में शरीर में जाके रोग फैलाता है। तो वहां पर आप क्या देखते हो कि अगर इसकी स्ट्रक्चर देखो तो इसके चारों ओर एक वाल है। अगर ये क्या करता है, अपनी ये वाल बनाता है, तो वाल बनाता है तो अगर हम पेनिसिलिन लेते हैं तो पेनिसिलिन इस वाल को बनने से रोक देती है। तो कहीं ना कहीं इसकी वृद्धि को वो वह जो पेनिसिलिन है, जो दवाई है, वह उसको नुकसान पहुंचाती है। नुकसान पहुंचाने के कारण ये रोग कारक मर जाता है, हमारे शरीर में और ज्यादा तीव्रता नहीं दिखा पाता है। तो इसलिए इन रोग कारकों को पढ़ना जरूरी है, ताकि ये इनके इलाज के अंदर इनको समझने में सहयोगी सिद्ध हो सके। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फैलने के कारण। ये फैलने के कारण आप जरा ध्यान से देख लीजिए। आजकल जो भी उपाय आप अपना रहे हैं जिससे रोग ना फैले, वो सारे सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर एक रोगी व्यक्ति है और दूसरा स्वस्थ व्यक्ति है, तो रोगी से स्वस्थ में रोग फैलने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, आपकी बुक के अंदर बड़ा ही सुंदर डायग्राम बनाया हुआ है। उसको ही मैंने सरलतम रूप में यहाँ बता दिया, आप इस डायग्राम को याद कर सकते हैं। यानी एक तो होता है सीधे संपर्क में आने से, यानी हाथ मिलाना, आलिंगन यानी गले मिलने से, जो इस तरह की है, यानी सीधे संपर्क में आने से। संक्रामक रोग इसीलिए कहते हैं, जो एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। तो ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं। दूसरे, बाई एयर, वायु के द्वारा जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति खांसता है, इसने खांसा और यहाँ पर एयर के अंदर ड्रॉपलेट्स चली गई, वो एयर जो है वो आपके पास पहुंच गई, तो इस तरीके से जो है वो ये रोग फैल सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू क्लॉथ बैग, एक व्यक्ति के, रोगी व्यक्ति के कपड़े आपने पहन लिए या आपने टच कर लिए, तो उसकी वजह से आपके अंदर रोग फैल सकता है। दूसरा, भोजन के द्वारा। कई बार क्या है, भोजन करते समय एक ही गिलास से हम शेयर कर रहे हैं, एक कप से चाय पी रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो बाई फूड के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। या फिर मॉस्किटो यानी मच्छर, या कुछ जानवरों के थ्रू, या कोई अन्य प्रकार के वेक्टर्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इसलिए ये रोग फैलाने के वाले ये कारक हैं, जिन जो कि उपयोगी सिद्ध होते हैं रोग को फैलने से रोकने के लिए। अगर हमें इनका ज्ञान हो तो हम इनकी ज्ञान की वजह से हम इन पर रोक लगा करके रोग को फैलने से रोक सकते हैं, जो कि आजकल आप लॉकडाउन में कर ही रहे हैं। लॉकडाउन भी एक रोग को फैलने से रोकने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आप आगे की क्लासेस में इसको और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो एपिडेमिक्स में आप इसे पढ़ेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि कुछ रोग जो हमारे अंदर होते हैं वो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, किसी विशेष अंग को संक्रमण करने वाले रोग होते हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया जैसे जॉन्डिस यानी पीलिया भी फैलाता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी भी फैलाता है। बैक्टीरिया एक ही प्रकार का नहीं होता, करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया। तो एक विशेष प्रकार का जो जॉन्डिस फैलाने वाला बैक्टीरिया है, वो हमारे शरीर में जाने के बाद, जॉन्डिस यानी पीलिया फैलाने वाला बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाने के बाद लीवर में ही जा करके उसको इन्फेक्ट करता है, बाकी जगह वह इतना प्रभाव नहीं दिखाता है। तो ये एक टिश्यू को, एक ऑर्गन को, एक अंग को प्रभावित करने की विशेष क्षमता रखता है। इसी प्रकार से जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस फैलाने वाले बैक्टीरिया, तो वो जाकर के सीधा ही फेफड़ों पर अटैक करता है। तो फेफड़ों पर अटैक होने के कारण केवल फेफड़ों पर ही बहुत ज्यादा इसका प्रभाव होता है। इसी प्रकार से जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस भी हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है, और जो है फेफड़े कार्य करना, ढंग से कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं HIV एड्स है। ये क्या है, रक्त के अंदर जो बी सेल्स और टी सेल्स होती है, जो कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यानी रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करती है, उन कोशिकाओं को ही नष्ट कर देता है। इसलिए इस वजह से रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ऑर्गन या किसी अंग या किसी ऊतक विशेष पर भी आक्रमण करने वाले रोग ये होते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी उपचार के सिद्धांत। किसी भी रोग को अगर हम उपचारित करते हैं तो उसके क्या मूलभूत सिद्धांत हैं, जरा देखते हैं। कोई भी डिजीज है, उसको जब हम उपचारित करते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें तीन चीजें विशेष हैं। एक तो है बेड रेस्ट, यानी उसको आराम करने की सलाह दी जाती है रोगी व्यक्ति को। ठीक है। दूसरा है मेडिसिन यानी दवाइयाँ। और तीसरा है प्रॉपर डाइट, यानी
सही भोजन उसका। अब देखते हैं, मैं जरा मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आगे मैंने ग्रीन कलर से ही लिखा है, ग्रीन कलर का मार्कर है। चलिए अब देखते हैं बेड रेस्ट से क्या होता है। बेड रेस्ट क्या करता है, हमारे अंदर ऊर्जा को संरक्षित कर देता है, ताकि हम जल्दी ही जो रोग के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, मैंने आपको बताया था कि लक्षणों का समूह क्या कहलाता है, उस रोग की पहचान विशेष है वो कम हो जाते हैं। अच्छा, मेडिसिन यानी दवाइयाँ लेने से क्या होता है, जो कि उस रोग कारक को मार देती हैं दवाइयाँ, इस वजह से व्यक्ति के अंदर जो लक्षण है उसके कम दिखाई देने लगते हैं और व्यक्ति आराम की स्थिति में आने लगता है। प्रॉपर डाइट जो है वो सही मात्रा के अंदर भोज्य पदार्थों का जो सेवन है वो उसको जल्दी से रोगों से उबरने में सहायता प्रदान करता है, अन्यथा उसका रोग से उबरने की क्षमता में काफी उसको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस तरीके से ये उपचार के कुछ सिद्धांत हैं, बेड रेस्ट, मेडिसिन और प्रॉपर डाइट, और ये तीनों क्या क्या करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब आगे देखते हैं कि एंटीवायरल ड्रग जो है वो बनानी इतनी आसान क्यों नहीं है। यानी आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि कोरोना वायरस की जो है वो वैक्सीन क्यों नहीं आई, उसकी दवाई क्यों नहीं बनी, ऐसा क्या कारण है। वही चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी। यहाँ देखिए कि एंटीवायरल ड्रग, कोरोना आपको पता है कि एक वायरस है, और वायरस को मारने वाली ड्रग क्या कहलाती है, एंटीवायरल ड्रग कहलाती है। एंटीवायरल ड्रग बनाना क्यों मुश्किल है, अभी देखते हैं जरा। आपने पहले एक चित्र देखा था, ये देखिए, हाँ ये वाला। इसमें क्या देखा था कि ये एक वायरस है, नहीं ये एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर क्या है, इसकी ये जो है सेल वाल है, इसको बनने से कौन रोकता है, पेनिसिलिन एक दवाई है, इसको बनने से रोक देता है। यानी इस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसको, उस प्रोसेस को पेनिसिलिन रोक देता है, उस वजह से ये बैक्टीरिया मर जाता है। अब वायरस के साथ क्या समस्या है, वायरस जो है, वायरस के अंदर उसका खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, वो आकर के हमारी कोशिकाएं जो होती हैं, हमारी कोशिकाओं के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है वायरस हमारे अंदर आकर के। तो इसलिए वायरस का कोई मैकेनिज्म न होकर के हमारी कोशिकाओं के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। अगर हम हमारे कोशिकाओं के मैकेनिज्म को ही रोक देंगे तो फिर किस तरह से काम चल पाएगा। तो इस कारण वायरस की जो वैक्सीन बनानी है वो सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वायरस का खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, और उस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। तो इसलिए वायरस की वैक्सीन बनाना काफी मुश्किल है, हालांकि असंभव नहीं है। वैज्ञानिक इसके प्रयास में भी लगे हुए हैं, कई वायरसेस की वैक्सीन बनाई भी जा चुकी है, लेकिन कोरोना की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं की गई है आज की डेट तक। चलिए अब मैं यही बताने जा रहा था कि कोई भी जो है रोग फैलाता है, पैथोजन, यानी चाहे कोरोना हो या कोई और वायरस हो, उस वायरस के पैथोजन, उसके कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं बीच के अंदर पैथोजन के, जैसे कि मैंने पेनिसिलिन वाला उदाहरण बताया था। उन मैकेनिज्म को समझ करके हम उस पर मेडिसिन का प्रभाव करते हैं, तो वो पैथोजन जो है वो मर जाता है। ठीक है, यही सब है। और वायरस के अपने कोई मैकेनिज्म नहीं होते, इसीलिए उसकी जो वैक्सीन बनानी है, प्रति विषाणु औषधि बनानी काफी मुश्किल होती है। अब देखते हैं रोगों के रोकथाम के सिद्धांत। रोकथाम कैसे की जा सकती है, रोगों को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। अब जरा देखते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज के कुछ सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं के अंदर हम देखते हैं कि एक तो हमारे कुछ बॉडी फंक्शंस हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिनकी रिपेयरिंग सामान्यतः बहुत धीरे या बहुत से केसों में तो हो ही नहीं पाती है। जैसे कि आप देखते हैं कोरोना का जो प्रभाव है, तो उसमें फेफड़ों पर प्रभाव आता है, तो उसके प्रभाव को दूर करने में काफी समय लग जाता है। दूसरा, ट्रीटमेंट जो होता है वो काफी समय लेता है। तीसरा जो है, वो डिजीज्ड पर्सन, जो रोगी व्यक्ति है, वो एक स्रोत की भांति कार्य करता है, वो दूसरी जगह रोग फैलाने का कार्य करता है। तो किसी भी रोग को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकथाम के लिए कुछ ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। तो इसमें देखिए जरा, तो अब देखते हैं कि किस चीज को अवॉइड करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि रोग फैल कैसे रहा है।
तो अगर वह एक दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करने से फैल रहा है तो हमें उन चीजों पर रोक लगानी चाहिए जिस वजह से उन व्यक्तियों के बीच में संपर्क हो रहा है, तो वो हम रोक रोक सकते हैं। जैसा कि हम लॉकडाउन करके कर रहे हैं कि ताकि लोग बाग ज्यादा संपर्क में ना आए और रोग फैलने से बचें। अगर वायु द्वारा कोई रोग फैल रहा है तो हम क्या करते हैं, ओवर क्राउडिंग को रोकते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचाव करते हैं। ठीक है। और अगर वह वाटर बोर्न डिजीज है यानी पानी से कोई रोग फैल रहा है तो हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी होती है। और इसके अलावा रोगों को सामान्यतः रोकने के लिए जो एक तो स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, सैनिटाइजेशन यानी ढंग से साफ सफाई, रोगाणु मुक्त वातावरण होना चाहिए, गुड हैबिट्स आपके अंदर हाथ धोने इत्यादि की अच्छी आदतें होनी चाहिए। और जो लास्ट चीज है वो इम्यूनाइजेशन, और ये सबसे ज्यादा प्रभावी भी है। टीकाकरण का जो कार्यक्रम है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं कुछ एक जानलेवा रोगों से बचाने के लिए। उनके सिद्धांत भी अभी हम देखने वाले हैं, काफी मजेदार भी है। आप देखिए जरा। अब प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन में क्या होता है आपको अभी समझ में आएगा। मैंने इन ये जो दोनों संरचनाएं बनाई है, इनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो। ये मैंने एक बैक्टीरिया बनाया है। ठीक है। ये बैक्टीरिया बनाया है, ये हमारी रक्त के अंदर हमारी प्रतिरक्षी एक कोशिका है। ये अब देखिए इस प्रतिरक्षी कोशिका के ऊपर इस तरह का प्रोटीन है, और ये जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर ये नीले रंग वाला ऐसा प्रोटीन है। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये कोशिका क्या करती है, इस बैक्टीरिया के इस प्रोटीन को पहचान लेती है, और पहचान करके ये सूचना रक्त की प्रतिरक्षी जो तंत्र है उसकी दूसरी कोशिकाओं को देती है, जिनको बी सेल्स कहते हैं। इन बी सेल्स को सूचना मिलते ही यह क्या करती है, ये एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ये विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन इस बैक्टीरिया को यूं घेर लेता है, उनकी क्लंपिंग कर देता है, और यह बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। तो ये इम्यूनाइजेशन के अंदर होता है। तो इम्यूनाइजेशन के अंदर ये सब करने के लिए क्या किया जाता है कि क्या करते हैं, जो टीकाकरण करते हैं उसमें सामान्यतः क्या करते हैं कि किसी भी रोग कारक जो जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका एक कम प्रभावी रोग कारक जो है वो टीके के रूप में दिया जाता है। ये जो इंजेक्शन है उसके अंदर जैसे एक हल्का रोग कारक जीव जो है वो उसके अंदर दिया जाता है, या इसके जो ऊपर वाले जो प्रोटीन है उनको अलग करके वो जीव के अंदर टीका लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से वो जो एक तरीके से कोशिकाओं को मूर्ख बनाने का कार्य होता है। तो जब ये टीके में ये प्रोटीन हमारी कोशिकाओं के अंदर, हमारे रक्त के अंदर पहुंच जाएंगे, तो इन प्रोटीन को क्या करते हैं, जो रक्त के अंदर जो हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं वो उन्हें पहचान लेगी, पहचान करके बी सेल्स को आदेश देंगी, तो वो क्या करेंगी, कुछ एंटीबॉडीज पहले से ही बना देती है। तो जैसे ही जो रोग कारक जीव जो वातावरण से हमारे अंदर आता है, जो रोग फैलाता है, टीके वाले के कारण तो ये बन गए मूर्ख, बन करके ये क्या बन गई, ये एंटीबॉडीज बन गई। और जैसे ही वह रोग कारक जीव अंदर आता है, रोग कारक जीव को अंदर आते ही हमारे शरीर के अंदर पहले से उपस्थित जो एंटीबॉडीज है वो उसको मार देती हैं। इस प्रकार से प्रतिरक्षीकरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो एक प्रोसेस है। और बच्चों को टीके इत्यादि जो उपलब्ध टीके हैं वो लगाने चाहिए। और जो इससे संबंधित जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर, वो एडवर्ड जेनर के बारे में दिया हुआ है। एडवर्ड जेनर ने इम्यूनाइजेशन के बारे में काफी महत्वपूर्ण कार्य भी किया था। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि आपने क्या है, पुराने समय में जैसे चेचक इत्यादि रोग होते थे तो उनसे काफी जानलेवा रोग थे वो। लेकिन एक बात ये देखी, जो लोग पहले उस रोग से प्रभावित हो गए थे और बाद में वो ठीक हो गए, वो जो है उनको वह रोग दोबारा नहीं होता था। वह जो है, जो नए रोगी होते थे उनकी सेवा में वो लगे रहते थे, उनको वो रोग नहीं होता था। उसके पीछे कारण ही क्या था कि जो उनके अंदर वो जो रोग पहले आया था उनको इम्यूनिटी सेल ने पहचाना था, और पहचान करके ये एंटीबॉडीज बना लिए थे। वो एक याददाश्त रह जाती है उन कोशिकाओं के, जब भी दोबारा अटैक होता है तो जल्दी से एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो रोग अंदर फैल ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से ये इम्यूनाइजेशन के सिद्धांत हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।